नमस्कार दोस्तों, प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी चर्चा चल रही है इंडियन ज्योग्राफी को लेकर और इंडियन ज्योग्राफी में हम जो रीट में चैप्टर हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, हम बात करें भारत के भौतिक प्रदेश की, जिसमें हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात कर ली और दूसरा चल रहा था अपना कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान, इसकी भी बात कर ली। फिर इसके बाद में हमने पश्चिमी मरुस्थल की बात कर ली। अब अपना जो चौथा बिंदु या चौथा पॉइंट है वो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। तो देखो, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करें दोस्तों, तो उससे पहले कुछ फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार देखो, इस पठार की हम बात करें तो यह है भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। कैसा है? भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। इसके अलावा दूसरा पॉइंट कौन सा रहेगा अपना? यह सबसे भारत का सबसे प्राचीन तो है ही है, इसके साथ साथ भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश है। अब देखो, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर, या आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आपको 16 या 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर कोई सा भी एक ऑप्शन में दिखे तो आपको ये बताना है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद में उत्तर के विशाल मैदान का 7 लाख या 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख या 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में देखो, यह किसका भाग है? उत्तर का विशाल मैदान और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश दोनों किसके भाग थे? टेथिस सागर के भाग थे। बल्कि यह किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके बाद में देखो दोस्तों, इसकी मैं बात करूं तो यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहां पर मृदा कौन सी या मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में देखो, यहां पर कई अनेक पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी, जिनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात करें हम तो सबसे प्राचीन श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग में। किस युग में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। बल्कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी की बात करें भारत की तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में भी अगर सबसे नवीन पूछे तो सबसे नवीन कौन सी हो जाएगी? शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी हो जाएगी? शिवालिक पर्वत श्रेणी हो जाएगी, जिसकी उत्पत्ति प्लेयोसीन काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? प्लेयोसीन काल में हुई थी। फिर इसके बाद में देखो, इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की आकृति की मैं बात करूं तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसके बाद में देखो, इसकी धरातल से ऊंचाई की बात करूं मैं समुद्र तल से, तो इसकी समुद्र तल से लगभग औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। कितनी है? 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की। इसके बाद में देखो, इस प्रायद्वीपीय पठार की सीमाओं की हम बात करें कि इसके किस दिशा में कौन कौन सी सीमाएं स्थित हैं, तो देखो उसकी हम बात करें तो यह जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है यह त्रिभुजाकार आकृति में है। किस आकृति में है? भारत में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इस प्रकार से दक्षिण में जाते जाते इसका शीर्ष है और उत्तर में इसका क्या है? आधार है। अर्थात इसकी चौड़ाई उत्तरी दिशा में अधिक है और दक्षिण दिशा में क्या है?
कम है, अर्थात उल्टे त्रिभुज के समान इसकी आकृति है। अब देखो मैं इसकी बात करूं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक किस किस के मध्य है, तो देखो इसका विस्तार है, यहां पर है दिल्ली कटक, क्या है, दिल्ली कटक। इसके बाद में मैं बात करूं तो यहां पर है राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। इसके बाद में जो इसका शीर्ष है वहां पर कौन सा स्थान है, कन्याकुमारी, कौन सा है, कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट भी कौन सा था, हमने बात की थी स्थिति विस्तार में, तो कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। कहां पर स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और यह कहां है, यह है तमिलनाडु में। अब देखो यह तो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो उल्टे त्रिभुज की समान आकृति में है। तो इसकी ऊंचाई की मैंने बात की अभी, तो ऊंचाई कितनी है इसकी, 600 से 900 मीटर। अब देखो इसकी चौड़ाई की और लंबाई की हम बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है, यह चौड़ाई है लगभग 1400 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई है, 1400 किलोमीटर है। बल्कि इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई, 1600 किलोमीटर। अब देखो इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में छोटे छोटे पठार और छोटे छोटे पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। अर्थात यह सम्मिलित रूप से है, इसमें भी अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग भाग पाए जाते हैं। तो देखो ऊपर है मालवा का पठार, दक्कन का पठार, इधर पूर्व साइड में हम जाएंगे तो शिलोंग का पठार है मध्य में, अर्थात मालदा भ्रंश गेम से पृथक होता है। इसके बाद में कोयम्बटूर का पठार है, तमिलनाडु का पठार है, बघेलखंड का पठार है, इसके बाद में बुंदेलखंड का पठार है, रॉयल सीमा का पठार है। ये अनेक पठार हैं जो छोटे छोटे भागों में विभक्त हैं, किसके अंदर, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में। इसी के अलावा देखो इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में अनेक पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी है, इसके बाद में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अजंता पर्वत श्रेणी है, सत्यमाल पर्वत श्रेणी है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, इसके बाद में है गिरनार पर्वत श्रेणी है, मांडव पर्वत श्रेणी है। ये अनेक पर्वत श्रेणियां इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में स्थित हैं जिनकी सबकी हम विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। अब मैं आपसे पूछ ले कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की चारों ओर की स्थिति क्या है, तो देखो इसके उत्तर पूर्व में तो कौन सा स्थान स्थित है, अरावली, कौन सा स्थान है, अरावली है। इसके बाद में इसके उत्तरी भाग में कौन सा स्थान स्थित है, तो इसके उत्तरी भाग में है बघेलखंड, बुंदेलखंड आदि पठार स्थित हैं। इसके बाद में इसके दक्षिणी पूर्वी भाग, इसमें उत्तरी पूर्वी भाग में क्या स्थित है, तो देखो छत्तीसगढ़ में राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती हैं। इसके बाद में इसके पश्चिमी भाग की हम बात करें तो इसके पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में पूर्वी घाट स्थित है। इसके अलावा इसके पश्चिमी भाग की हम बात करें तो पश्चिमी भाग में यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी स्थित है। इसके अलावा इसके दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण में कौन सा स्थान है, कन्याकुमारी स्थित है। और देखो इसी का भाग है मेघालय में स्थित है शिलोंग का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार, जो प्राचीन समय में तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग था, लेकिन वर्तमान में यह इससे अलग प्रतीत होता है, अर्थात मालदा भ्रंश गैप के द्वारा वह मुख्य पठार से क्या हो गया, पृथक हो गया। इसके बाद में इसमें सबसे उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से पृथक करने वाली एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यहीं पर है काली मृदा पाई जाती है। इसमें मृदा कैसी है, काली मृदा। और काली मृदा का निर्माण यहां पर किससे हुआ है, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से। देखो ज्वालामुखी का दो प्रकार का उद्गार होता है, एक तो होता है दरारी और एक होता है केंद्रोन्मुखी। दरारी का मतलब कि एक लंबी श्रृंखला में उद्गार हो जिसका लावा ज्यादा ऊंचाई तक न जाकर धरातल पर फैल जाए। दूसरा होता है एक केंद्रीय उद्गार। कैसा उद्गार, केंद्रीय उद्गार, एक छोटे से बिंदु से बाहर निकलता हो या छोटे से छिद्र से
लावा बाहर निकलकर अधिक ऊंचाई तक एक पर्वतनुमा क्या बना दे, संरचना बना दे, तो वह लावा का उद्गार कैसा होता है, केंद्रोन्मुखी, और एक लंबी दरार के रूप में निकले और इसका लावा फैलकर धरातल पर फैल जाए और वहां पर काली मृदा या बेसाल्ट मृदा का निर्माण कर दे, उसे क्या बोलते हैं, दरारी उद्गार बोलते हैं। और देखो यह दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है, यह कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा में या काली मिट्टी में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये तो थी हमारी बेसिक बातें। किसकी बातें थी? प्रायद्वीपीय पठार की, कि यह सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर या 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। मृदा कैसी पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर है। इसके अलावा देखो दोस्तों, इसका विस्तार त्रिभुजाकार आकृति में है, दिल्ली कटक से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक, और दक्षिण में इसका शीर्ष है कन्याकुमारी में। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 1400 किलोमीटर, और औसत इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो ये इसकी बेसिक बातें थी। अब अपने चैप्टर पे आते हैं जिसमें हम बात करते हैं। तो देखो यह है भारत का विस्तार है। इस भारत के भौतिक प्रदेश की हम बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेश में सबसे ऊपरी भाग में हमने चर्चा की थी किसकी? हिमालय रेंज की। और हिमालय रेंज के दक्षिण में है नदर्न प्लेन्स अर्थात उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद में हमने बात कर ली थार के डेजर्ट की अर्थात पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज हम बात कर रहे हैं पेनिसुलर प्लेटू की। किसकी बात कर रहे हैं? पेनिसुलर प्लेटू की बात कर रहे हैं अर्थात दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से इसकी आकृति बनी हुई है और यह आकृति त्रिभुजाकार आकृति में है। लगभग किसके समान है? त्रिभुज के समान है। एकदम त्रिभुज, एक जैसी त्रिभुज जैसी तो बिल्कुल नहीं बता सकते, लेकिन इसका शीर्ष चौड़ा है, आधार इसका चौड़ाई में है और शीर्ष इसका बिल्कुल कम है, और तो अर्थात यह त्रिभुज के समान हमें दिखाई देता है। तो देखो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। और इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो इस डायग्राम में हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग कितनी बताई मैंने? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की मैं बात करूं तो देखो इस प्रकार से इसकी चौड़ाई है, यह है इसकी 1400 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई है? 1400 किलोमीटर है। इसके बाद में देखो, अब हम मुख्य, यह कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और इसकी भी हम बात करेंगे कौन से हैं? द्वीप समूह है। अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियों की। किसकी बात करेंगे? मुख्य पर्वत श्रेणियों की, कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में स्थित हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से पृथक करने वाली एक पर्वत श्रेणी है जिसे बोला जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यह टुकड़ों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? टुकड़ों में विभक्त है। उन टुकड़ों की हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं, भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ। कौन कौन सी हैं? भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ। फिर देखो यहां पर एक इसके पूर्व दिशा में स्थित पर्वत श्रेणी का नाम है जिसे बोला जाता है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ही एक पर्वत श्रेणी और है जिसका विस्तार गुजरात से लेकर कहां तक है? छत्तीसगढ़ तक है। उसके भी 3 भाग हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी। कौन सी है? राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी। इसके दक्षिण में पर्वत श्रेणी स्थित है, उसे बोला जाता है अजंता श्रेणी। कौन सी है? अजंता श्रेणी। इस अजंता श्रेणी के अंदर महाराष्ट्र में एक पर्वत श्रेणी और स्थित है, इसे बोला जाता है सतमाल। और इसी के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी और स्थित है, उसे बोला जाता है हरिश्चंद्र। क्या बोला जाता है? हरिश्चंद्र। इसके बाद में देखो गिरनार और मांडव श्रेणियां कहां स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। फिर हम बात करेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। किसकी बात करेंगे? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी इसके पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है। फिर इसके बाद में इस दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व दिशा में
टुकड़ों में एक पर्वत श्रेणी स्थित है, इसे बोला जाता है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो इस प्रकार से इसमें पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। अब इसके हम नाम की हम बात करें तो देखो, उत्तर पश्चिम दिशा में एक पर्वत श्रेणी स्थित है, इसका नाम है अरावली। फिर इसके बाद में मैं बात करूं कि इस उत्तरी भारत को मध्य भारत से पृथक करने वाली एक पर्वत श्रेणी है, जिसको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। लेकिन इसके भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हैं। उन नामों की हम बात करें तो इसे बोला जाता है भारनेर, पार्श्वनाथ, भारनेर, पार्श्वनाथ और एक है कैमूर। और देखो, इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी का गुजरात से लेकर सासाराम बिहार तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसका विस्तार किस किस राज्य में है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद में कहाँ है? इसका थोड़ा सा भाग बिहार में भी पाया जाता है। इसके बाद में इसके दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है उसे बोला जाता है भारनेर, पार्श्वनाथ, कैमूर। इसके बाद में देखो, यह जो पर्वत श्रेणी है इसे बोला जाता है सतपुड़ा। सतपुड़ा या सतपुड़ा। इसके बाद में इसके भी अलग अलग विस्तारों पर अलग अलग नाम हैं। तो इसके नाम है राजपीपला, आगे वाला भाग है महादेव हिल्स, और इसी के आगे है मेकाल हिल्स। मेकाल हिल्स। अब देखो, इस महादेव हिल्स की एक ऊंची चोटी है जो है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर। इसके बाद में मेकाल की भी एक ऊंची चोटी है, कौन सी? अमरकंटक, और इस मेकाल हिल्स पर ही अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है। इसके बाद में इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है जिसे बोला जाता है अजंता श्रेणी। अजंता। अजंता के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है इसे बोला जाता है सतमाल हिल्स। सतमाल हिल्स के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है इसे बोला जाता है हरिश्चंद्र। और ये कहां है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद में मांडव, और एक है कौन सी? गिरनार। और गिरनार ये कहां है? गुजरात में। इसके बाद में मैंने क्या बताया कि इसके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी पर्वत श्रेणियां हैं। तो पश्चिमी घाट पर जो पर्वत श्रेणी स्थित है इसे बोला जाता है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। और एक पर्वत श्रेणी पूर्वी भाग में स्थित है, इसे बोला जाता है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। इस प्रकार से ये पर्वत श्रेणियां यहां पर पाई जाती हैं, जिनको आप अपने नोटबुक में भी एंटर कर सकते हो और इसको ऐसा का ऐसा डायग्राम बना सकते हो। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसकी मुख्य बात करते हैं। अरावली की बात करेंगे, विंध्याचल की बात करेंगे, सतपुड़ा की बात करेंगे, इनकी मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें जो कौन सी हैं या जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी की चर्चा हम आगे करते हैं। और देखो, यहीं पर है कार्बी एंगलोंग का पठार। कौन सा है? कार्बी एंगलोंग का पठार और शिलोंग का पठार, जहां पर 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। गारो, खासी, जैंतिया, जो कहां है? मेघालय में स्थित है। तो ये किसका भाग है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। और ये कौन सा पठार है? शिलोंग का पठार। कौन सा है? शिलोंग का पठार व कार्बी एंगलोंग का पठार। असम और मेघालय में कौन सा है? कार्बी एंगलोंग का पठार। आगे देखो, इसकी विशेषताओं की अब हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, यह भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, जो मूल रूप से किसका भाग है?
गोंडवाना लैंड का भाग है, बल्कि उत्तर का विशाल मैदान किसका भाग था? टेथिस सागर का भाग था। और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था यह भी टेथिस सागर का भाग है, लेकिन यह पहले उत्तर के विशाल मैदान का भाग था। फिर धीरे धीरे यहाँ पर शुष्क स्थितियाँ परिवर्तित होने के कारण यह मरुस्थल में बदल गया, और मरुस्थल में बदलने के कारण यह कैसा भाग हो गया? पश्चिमी डेजर्ट। इसके बाद में देखो, उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कैसा है? भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठार के चारों ओर की स्थलाकृतियों द्वारा सीमांकित किया गया, अर्थात भारत के भौतिक दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार को निम्न स्थलाकृतियों के द्वारा सीमांकित किया गया है। उन सीमाओं की बात करें कि इसके उत्तर पश्चिम में कौन सी भाग स्थित है, उत्तर में कौन सा भाग है, उत्तर पूर्व में कौन सा, पूर्व में कौन सा और दक्षिण में कौन सा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें उत्तर पश्चिमी, तो इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है। इसके उत्तर में हम बात करें तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार तथा कैमूर राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? कैमूर कहाँ पे बताई मैंने? भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ, यह किसका भाग है? विंध्याचल का भाग है। इसके बाद में इसके उत्तर पूर्व में बात करें तो मेघालय का पठार। देखो अभी डायग्राम में क्या बताया मैंने, ये वाला भाग है उत्तर पूर्व, यहाँ पे क्या स्थित है? मेघालय का पठार स्थित है, जिसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पूर्व भाग में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, और इसके दक्षिण में तमिलनाडु में कौन सा स्थान स्थित है? कन्याकुमारी स्थित है, जहां से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भी गुजरती है। आगे देखो, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1600 किलोमीटर है, और तथा इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में 1400 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाने वाली पहाड़ियों ने इस पठार को कई भागों में विभक्त कर रखा है, अर्थात इसके मध्य में कई प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और उन पर्वत श्रेणियों के मध्य छोटे छोटे पठार पाए जाते हैं, जिनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आगे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी की, और देखो इसी में हम एक चीज और ऐड करें कि इसका ढाल किस तरफ है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की हम बात करें तो देखो इसका ढाल है उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। किस तरफ इसका ढाल है? ढाल की मैं बात करूं तो इसका ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यह चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे, और सबसे पहले हम बात करें अरावली पर्वत श्रेणी। किस पर्वत श्रेणी की बात करें? अरावली पर्वत श्रेणी की, जो इसके उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो देखो अरावली पर्वत श्रेणी की हम बात करें तो देखो इसके उत्तर पश्चिम दिशा में एक पर्वत श्रेणी स्थित है, उस पर्वत श्रेणी को बोला जाता है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की अलग अलग विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें इसके उद्गम की। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है अरब सागर से। कहां से होता है? अरब सागर से। इसके विस्तार की मैं बात करूं कि इसका विस्तार किस किस राज्य में है, तो इसका विस्तार है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और अंत में है दिल्ली। और दिल्ली में यह रायसीना हिल्स तक है। कहां तक इसका विस्तार है? रायसीना हिल्स इसका अंतिम भाग है। और यह प्रवेश गुजरात में कहां से करती है? पालनपुर गुजरात से। पालनपुर गुजरात से। बल्कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरावली का पिता बोला जाता है अरब सागर को। किसे बोला जाता है? अरब सागर को।
इसके बाद में इसकी अन्य विशेषताओं की मैं बात करूं, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर है, जिसमें से इसका 80% भाग लगभग 550 किलोमीटर कहां है? राजस्थान में इसका विस्तार है। 550 किलोमीटर कहां है? राजस्थान में है। इसके अलावा देखो इसकी उत्पत्ति कब होती है, उत्पत्ति किस काल में हुई? उत्पत्ति की बात करें, कई बार प्रश्न पूछा है, अनेक बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कब होती है? प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन काल में या प्री कैम्ब्रियन युग में। इसके बाद में देखो इस अरावली को कैसा पर्वत बोला जाता है? रेजिडुअल पर्वत। रेजिडुअल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो यह समांतर पर्वत श्रेणी के रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे हवा, वर्षा, तापमान आदि के द्वारा इस पर्वत श्रेणी का क्या हो गया? विखंडन हो गया और इसकी ऊंचाई कहीं तो धरातल के समान हो गई और यह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? रेजिडुअल पर्वत या खंडित पर्वत श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं या इसकी औसत ऊंचाई की बात कर ले। पहले औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी उस वक्त इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर के आसपास इसकी क्या थी? ऊंचाई थी। लेकिन धीरे धीरे हवा, तापमान, वर्षा के कारण यह धीरे धीरे खंडित होकर इसके भाग टूट कर अलग अलग स्थानों पर नदियों के द्वारा बहाकर ले जाकर एकत्रित कर दिए गए और यह वर्तमान में खंडित रूप में पाई जाती है या रेजिडुअल पर्वत के रूप में भी पाई जाती है। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में देखो इसकी सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं, ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी ऊंची चोटी है? अरावली की। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर है, जिसके बारे में घोड़े वाले बाबा ने क्या कहा कि इसे संतों का शिखर कहा जाता है। किसको? गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। और यह गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले में या माउंट आबू शहर में स्थित है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने या घोड़े वाले बाबा ने कहा था कि यह तो संतों का शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके बाद में देखो इसका पिता या इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? अरब सागर से। और यह गुजरात में प्रवेश कहां से करती है? पालनपुर, गुजरात से। गुजरात के बाद में यह कहां आती है? राजस्थान में। राजस्थान के बाद में इसका विस्तार है हरियाणा में। और हरियाणा के बाद में इसका विस्तार है दिल्ली में। और दिल्ली में अंतिम पॉइंट है इसका, जो कौन सा है? रायसीना हिल्स। कौन सा है? रायसीना हिल्स। और इस रायसीना हिल्स पर ही क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत श्रेणी का जो अंतिम छोर है रायसीना हिल्स, इसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो देखो ये अरावली से संबंधित मुख्य मुख्य बातें थी। और इस अरावली में ही बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, सीसा जस्ता है आदि महत्वपूर्ण खनिज भी इस अरावली में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, तो इसका एक डायग्राम बना लो। ये इस प्रकार से कहां से दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। इसकी उत्पत्ति होती है कहां से? अरब सागर से। अरब सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान में है, जिसे बोला जाता है गुरु शिखर, जो राजस्थान के सिरोही शहर या सिरोही जिले में स्थित है। देखो अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? 600 से 570 वर्ष पूर्व। इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई?
प्री कैम्ब्रियन कल्प में या प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। उत्पत्ति के समय यह वलित पर्वत था, जो वर्तमान में कैसा है, अवशिष्ट। और अवशिष्ट को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिडुअल। रेजिडुअल पर्वत श्रेणी है। कैसी पर्वत श्रेणी है, रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर कहाँ है, राजस्थान में। 550 किलोमीटर कहाँ है, राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियों भारत में प्रवेश पालनपुर गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली की रायसीना हिल्स तक विस्तृत हैं। कहाँ तक विस्तृत हैं, दिल्ली की रायसीना हिल्स तक विस्तृत हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, जो किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इसके बाद में देखो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। और उत्पत्ति के समय इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, उत्पत्ति के समय लगभग कितनी इसकी ऊंचाई थी, 2800 मीटर। 2800 मीटर इसकी क्या थी, ऊंचाई थी। तो ये इस प्रकार से एक डायग्राम बना लो आप। यहां अरब सागर से कई बार प्रश्न आता है कि अरावली का पिता किसे बोला जाता है, तो अरावली का पिता अरब सागर को बोला जाता है, क्योंकि इसका जन्म कहां हुआ है, अरब सागर में। और इसका अंतिम छोर है रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। और यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली है। बल्कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में पूछ ले कि सबसे नवीन कौन सी है, तो हिमालय में सबसे नवीन है शिवालिक पर्वत श्रेणी। आगे हम बात करें दूसरी पर्वत श्रेणी की, तो दूसरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी है दूसरी पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की क्या विशेषता है, यह उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से क्या करती है, पृथक करती है। डायग्राम के माध्यम से हम इसकी चर्चा करें तो देखो गुजरात से यह प्रारंभ होकर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, इसके बाद में उत्तर प्रदेश, और इसके बाद में आगे इसी का भाग बढ़ते हुए सासाराम बिहार तक इसका विस्तार पाया जाता है। जो उत्तरी भारत को किससे पृथक कर रही है, दक्षिणी भारत से पृथक करती है। इसकी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, भारनेर, कैमूर, और अंतिम कौन सी है, पार्श्वनाथ। और इसको सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की मैं बात करूं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी किस किस राज्य में इसका विस्तार है, गुजरात मुख्य रूप से, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार। और देखो इसमें चूना पत्थर पाया जाता है, और चूना पत्थर से क्या बनाई जाती है, सीमेंट बनाई जाती है। इस कारण इस पर्वत श्रेणी के सहारे सहारे अनेक सीमेंट के क्या लगे हुए हैं, कारखाने लगे हुए हैं। और इसी में मध्य प्रदेश में पन्ना उत्पादन के लिए एक विशेष क्षेत्र स्थान है, जहां पर पन्ने की खान लगी हुई है। तो वो स्थान किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। इसके उत्तरी भाग में कौन कौन से वो हैं, पठार पाए जाते हैं, बघेलखंड और बुंदेलखंड और मालवा का पठार कहाँ है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आसपास स्थित है। अब देखो यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है, पृथक करती है। यह पर्वत श्रेणी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए सासाराम बिहार तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, सासाराम बिहार तक फैली हुई है। इसका कुछ अंश कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में भी इसका विस्तार पाया जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पर।
इसके बाद में देखो यह एक खंडित पर्वत है जिसके 3 भाग हैं, भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण लाल बलुआ पत्थर व चूना पत्थर जैसी अवसादी चट्टानों से हुआ है, जिस कारण इसके सहारे सहारे किसके कारखाने लगे हुए हैं? सीमेंट के कारखाने। क्या लगे हुए हैं? सीमेंट के कारखाने विंध्याचल पर्वत श्रेणी के सहारे सहारे लगे हुए हैं। इस श्रेणी के 3 भाग हैं जिनमें भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ। कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ, ये सारे के सारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भाग हैं। इस श्रेणी में हीरे के लिए विख्यात क्षेत्र कौन सा है? पन्ना, मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना भी स्थित है जो किसके लिए जाना जाता है? हीरे के लिए जाना जाता है। तो ये इसकी विशेषता थी। अब देखो इसी के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी और स्थित है। उस पर्वत श्रेणी की मैं बात करूं तो उसे बोला जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब देखो दोस्तों इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को भी 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजपीपला, महादेव और एक है मेकाल। अब आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? तो देखो नर्मदा जो नदी है यह यहां मेकाल हिल से निकलती है और किस किस के मध्य प्रवाहित होती है? यह नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। मेकाल हिल से ही 3 नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा नदी, एक नदी निकलती है कौन सी? सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। ये कौन सी थी? नर्मदा, जो एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और यहीं से एक नदी निकलकर आती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, जिसे बोला जाता है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। तो मेकाल जो हिल्स है यह यहाँ पर नदियों के विभाजन का भी कार्य करती है कि एक स्थान से 3 नदियां निकलती हैं जो 3 दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। अब देखो इस तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और कौन कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। आगे हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। किसकी बात करेंगे? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। तो देखो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह पश्चिम से पूर्व दिशा में गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। इसके उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार को मध्यवर्ती उच्च भूमि एवं दक्षिण में स्थित भाग को दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत एक कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है या खंड पर्वत है या होस्ट पर्वत है या वनस्तोष पर्वत है? लेकिन विंध्याचल पर्वत कैसा था? कगार के रूप में था। और यह कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। देखो ब्लॉक पर्वत की क्या विशेषता होती है कि जैसे मान लो यह कोई भूखंड है और इस भूखंड का यह वाला भाग कहां धंस गया? नीचे धंस गया और ये दोनों भाग कहां रह गए? स्थिर रह गए। क्या रह गए? दोनों भाग स्थिर रह गए। इसे बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। क्या बोला जाता है? ब्लॉक पर्वत। और यह भी कैसा है? ब्लॉक पर्वत। और ये क्या हो गई? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी। तो इस सतपुड़ा पर्वत, जैसे मान लो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके ये वाला भाग भी कहां धंस गया? नीचे। और ये वाला भाग भी कहां धंस गया? नीचे। दोनों भाग नीचे धंसने के कारण यह ऊपर रह गया और ऊपर रहने के कारण यह भ्रंशतोत या कैसा पर्वत रह गया? ब्लॉक पर्वत या भ्रंशतोत या खंड पर्वत के रूप में इसका विस्तार रह गया। और इसके दोनों दिशाओं से भ्रंश घाटी में 2 नदियां प्रवाहित होती हैं। उत्तरी भाग से नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग से कौन सी? ताप्ती नदी। और देखो ताप्ती नदी इसके दक्षिण में एक पठार है, कौन सा? बेतुल पठार।
बेतुल पठार से कौन सी नदी निकलती है जो भ्रंश घाटी में अजंता व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है? उसे बोला जाता है ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी, जो अरब सागर में आकर गिरती है। तो देखो, जिसके दोनों तरफ भ्रंश घाटियां हैं, उत्तरी भ्रंश घाटी में विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच एक नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी, तथा दक्षिणी भ्रंश घाटी में सतपुड़ा व अजंता के मध्य ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः निम्न पहाड़ियां स्थित हैं: राजपीपला, महादेव और मैकाल हिल्स। अब देखो, महादेव हिल्स की एक ऊंची चोटी है, उस ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और मैकाल की भी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर, जो महादेव श्रेणी मध्य प्रदेश में स्थित है, तथा इस श्रेणी पर पंचमंडी हिल स्टेशन स्थित है। कौन सा है? पंचमंडी हिल स्टेशन। यह पर्यटन स्थल है। कैसा है? पर्यटन स्थल है। अर्थात यहां पर तापमान ज्यादा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ऊंचाई अधिक होने के कारण तापमान कम पाया जाता है, इसलिए यह पर्यटकों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। यहाँ का मौसम सुहाना होता है, अर्थात सम मौसम पाया जाता है। यहाँ पर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की भी स्थापना की गई है। मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। कौन सी है? अमरकंटक है। इन पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? 3 नदियां निकलती है। जैसे मान लो यह मैकाल हिल्स है, इसके उत्तर पूर्व दिशा में एक नदी प्रवाहित होती है, सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। फिर इसके बाद में पश्चिम दिशा में एक नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी। फिर इसके बाद में देखो, इसके दक्षिण पूर्व दिशा में एक नदी प्रवाहित होती है, महानदी। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? मैकाल। तो यह जल विभाजक का कार्य भी करती हैं। कौन सी पर्वत श्रेणियां? मैकाल पर्वत श्रेणियां। तो 3 नदियां हैं, नर्मदा, सोन और महानदियां निकलती हैं। यहीं पर मध्य प्रदेश में व छत्तीसगढ़ में अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की भी स्थापना की गई है, जो किस पर्वत श्रेणी में है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। इसके बाद में देखो, महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में कौन सा पठार है? अभी बताया मैंने, बेतुल का पठार है, जहां से ताप्ती नदी निकलती है, जो सतपुड़ा व अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, जहां ताप्ती नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। जैसे एक पठार स्थित है जहां से कौन सी नदी? ताप्ती। आगे देखो, अजंता श्रेणी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में, अर्थात सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में समानांतर रूप से महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत या फैली हुई है। इसके बाद में सतमाल व हरिश्चंद्र पहाड़ियां कहाँ हैं? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, जो अजंता श्रेणी के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इसके बाद में देखो, गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, बरडा की पहाड़ियां हैं, गिरनार हिल्स है, गिर हिल्स है, मांडव हिल्स है, और एक कौन सी है? कच्छ हिल्स है। तो देखो, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में जो पाई जाने वाली प्रमुख पहाड़ियां हैं, उन सभी की हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में हम कल बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की, और इसके अलावा एक घाट पर्वत श्रेणी कौन सी है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो देखो दोस्तों, हमने दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य मुख्य बातें कर ली हैं। इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, तो आपको अच्छे से डायग्राम बनाकर अपनी नोटबुक में पढ़ना है। और देखो दोस्तों, आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक है, समय को आपको खराब नहीं करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम सफलता को कैसे प्राप्त करेंगे? तो हमें एक तो अपनी स्टडी में रेगुलरिटी रखनी है, अर्थात हमें निरंतर पढ़ना है। आप ज़्यादा मत पढ़ो, ये नहीं है कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन आपको 8 से 10 घंटे या 6 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ना है। एक टाइम टेबल मैनेज करना है आपको, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को देना है। उसमें आपको इस प्रकार से पढ़ाई करनी है कि 7 दिन तक जो पढ़ा आपको उसका संडे को क्या करना है? रिवीजन करना है। और जैसे जैसे हमारी
थ्योरी की क्लासेस जो हो रही हैं उनके हम तो एमसीक्यू करवाएंगे, पीवाईक्यूएस करवाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपको जो भी पेपर सेट मिलते हैं जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं उन टॉपिक वाइज क्वेश्चन को भी आपको हल करना है। और हल करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन पे काम नहीं करना, आपको चारों ऑप्शन पे काम करना है। जिसको आप जिस प्रकार से हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे तो आप एक बार उन एमसीक्यू को देखना और फिर उसी प्रकार से आपको पेपर सेट में काम करना है। तो अपने आप स्वयं काम करोगे वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो आपसे विनती या ऐसा समझ लो कि आपसे एक प्रकार का आदेश है कि आपको निरंतर पढ़ना है, अच्छे से सफलता प्राप्त करनी है। फिर पंचमंडी हिल स्टेशन, इसके अलावा हमें कहाँ जाना है, उत्तराखंड में घूमने जाना है, हिमाचल प्रदेश में घूमने जाना है, अर्थात हमें विश्व की सारी प्रकार की जलवायु मैंने बताया। जब जलवायु का टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि एक वैज्ञानिक थे जो बोलते हैं कि विश्व प्रकार की समस्त जलवायु हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो हमें हमारे विश्व का दौरा नहीं करना, हमें किसी भी जलवायु का अनुभव लेना है तो हमें कहाँ जाना है, भारत का ही भ्रमण करना है। तो दोस्तों कल मिलते हैं इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।